हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड किस शेप में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट बोल के चल रहे हैं अपन कि यदि आपको कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर गिवन हो, यहाँ से बोल रहा है आपको करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर आपको गिवन है ये वाला, जिसके अंदर करंट फ्लो बोल रहे हैं कितना है, कैपिटल आई है। अगर स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर कैपिटल आई करंट फ्लो है तो इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कि स्ट्रेट वायर के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, और अंगूठे का डायरेक्शन यदि करंट के डायरेक्शन में है तो फोर फिंगर किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ से जैसे बोल रहे हैं कि ये है आपका वायर, इस वायर में करंट फ्लो है आपका अपवर्ड, अंगूठे को कर दिया करंट के डायरेक्शन में, तो ये कर्व फिंगर जो है, ये कर्व फिंगर किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मतलब ये कर्व फिंगर आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। यहाँ से बोलेंगे स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका सर्कुलर फॉर्म का होगा। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसके अकॉर्डिंग बोला आपने, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब्स रूल। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में बोले कि यदि आपको क्या गिवन हो, सर्कुलर कोइल अगर गिवन हो, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल गिवन हो, जैसे एक तो है आपका कोइल ये, इस कोइल के अंदर करंट फ्लो है आपका इस तरीके से, एक कोइल है आपका ये, और इस कोइल के अंदर करंट फ्लो है आपका इस डायरेक्शन में इस तरीके से। करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के अंदर करंट फ्लो करने पर जिस डायरेक्शन से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो उस साइड, वो साइड एन पोल की तरह बिहेव करता है। यहाँ से अगर देखें इसको कि कोइल को करंट फ्लो करने के बाद में जिस साइड से देखेंगे उस साइड से यदि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो साइड एन पोल की तरह बिहेव करेगा, और यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो साइड एस पोल की तरह बिहेव करता है। बात करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, करंट का डायरेक्शन है आपका इस तरीके से, यहाँ पे बोल रहे हैं करंट का डायरेक्शन आपका इस तरीके से, और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन है इस तरीके से। अगर इस डायग्राम की बात करें तो करंट का डायरेक्शन इधर है और ये है आपका इस डायरेक्शन में, तो ये साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, एन पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर करंट फ्लो है आपका इस तरीके से, एस बन रहा है आपका, और एस अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एस पोल की तरह बिहेव करता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपको गिवन हो तो उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस रूल से पता चलेगा। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपन को फाइंड करना है कि कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, तो उसके लिए बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। इसके बाद में नेक्स्ट बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अगर अप्लाई होगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट रूल है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलना है, प्रश्न को शो करेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अपने बाएं हाथ की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे और परपेंडिकुलर रखने पर यदि फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में हो, करंट फ्लो की डायरेक्शन में, तो थंब हमेशा किसको शो करेगा, थंब हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से कि ये है आपका फोर फिंगर, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर जो है ये है आपका किसकी डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर ये है आपका करंट की डायरेक्शन में। तो थंब हमेशा किसको शो करेगा, थंब का डायरेक्शन, थंब जो है वो हमेशा किसको शो करेगा, ये शो करेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। इस रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फोर्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू करंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स। इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फोर्स ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस रूल का यूज किस में करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे अपन इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है। इसके बाद में बात करें कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि इस रूल के अकॉर्डिंग भी अपने राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। यहां से बोल रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग भी अपने राइट हैंड का फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो यदि आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब मोशन, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में हो, तो फोर फिंगर हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में थंब हो, तो मिडिल फिंगर हमेशा किसको शो करेगा, मिडिल फिंगर हमेशा करंट की डायरेक्शन को शो करता है। यहां से लिख रहे हैं कि ये है आपका फोर फिंगर है आपका किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब किस डायरेक्शन में है, थंब है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ कंडक्टर, इस रूल के अकॉर्डिंग भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस रूल का यूज किस में करते हैं, इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। इसका यूज करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर वर्क करता है। इसके बाद में इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। इसमें आपको गिवन है, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से मान के चल रहे हैं अपन कि एक वायर है आपका ये, जिसका लेंथ कितना
इसका लेंथ बोल रहे हैं कि इसका लेंथ है आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर है P1। इसके पैरेलल के अंदर दूसरा वायर है आपका, पैरेलल के अंदर दूसरा वायर, और इस वायर का लेंथ भी कितना बोल रहे हैं इनफाइनाइट, और इस वायर को बोलिए कितना है P2। दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर P1 और P2। P1 वायर के अंदर करंट फ्लो मान के चल रहे हैं कितना है I1, P2 वायर के अंदर करंट फ्लो मान के चल रहे हैं कितना है I2। दोनों वायर्स एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, मतलब दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है स्मॉल d। अब यदि बात करें फर्स्ट वायर के कारण सेकंड वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, या फिर सेकंड वायर के कारण फर्स्ट वायर के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो एक बार बात करते हैं कि पहले वायर के कारण दूसरे के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको फाइंड करना है कि इस वायर P1 में यदि करंट I1 फ्लो है तो वायर P1 के चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। बात कर रहे हैं कि यदि इस वायर के अंदर करंट फ्लो है आपका I1 तो इस वायर P1 के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल की अगर बात करें तो किस शेप के अंदर प्रोड्यूस होएगा, सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से लिख रहे हैं I1 करंट फ्लो अगर हो रहा आपका तो I1 करंट के कारण वायर P1 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा आपका कितना सर्कुलर फॉर्म में, कितना बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका B1 वेक्टर, जिसका डायरेक्शन अगर देखें तो इस वायर के रिलेशन में थंब का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपका B1 वेक्टर, किसके कारण वायर P1 के कारण। अब इसके बाद में यदि बात करें कि इस वायर P2 के ऊपर B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। हम लोगों को पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो इस वायर के लिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 फिंगर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे मिडिल फिंगर को, और थंब आपका शो करेगा किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि इस तरीके से है आपका कि मिडिल ये 4 फिंगर किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट है आपका ऊपर की ओर तो अपवर्ड करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, और अंगूठा है आपका इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब थंब जो है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका F1 वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में। अब फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले अपन B1 वेक्टर या फिर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से लिख रहे हैं अपन वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया था कितना, वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी, कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि इस P1 वायर के कारण B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा आपका, तो कितना होगा। तो यहां से लिखेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर P1, B की जगह पुट करेंगे B1, B की जगह कितना पुट करेंगे B1, म्यू नॉट का म्यू नॉट I की अगर बात करें तो P1 के कारण B1 उत्पन्न हो रहा है, तो P1 के अंदर करंट फ्लो है आपका I1, तो I की जगह I1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर बोलेंगे तो कितना है D, तो अपॉन में कितना हो गया 2 पाई D। इसको बोल देंगे कि ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा,
तो अपन लोगों ने बात किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो F इज इक्वल टू आई एल बी होता है। यहां से लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम के लिए कितना आएगा आपका, F इज इक्वल टू आई एल बी। मैक्सिमम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा आई एल बी। एफ को बोल रहे हैं F1, तो ये आ जाएगा आपका F की जगह F1। आई की अगर बात करें तो वायर 2 के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वायर 2 में करंट फ्लो कितना, I2, तो ये I2। L का L। बी की अगर बात करें तो किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर के कारण लगेगा, तो बी की जगह कितना बोल देंगे, B1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट F1 इज इक्वल टू I2L सेम टू सेम। B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। इस L को लिख लेते हैं अपॉन में, तो यहाँ से कितना आएगा आपका F1 अपॉन में L इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। इक्वेशन नंबर कितना, ये आया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर। इसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। वायर P1 के कारण वायर P2 के पर यूनिट लेंथ पर फोर्स आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। सेम इसी प्रोसेस से बोलना है अपन को कि वायर 2 के कारण वायर 1 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से बोल रहे हैं कि वायर आपका वही है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, ये है आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर। इस वायर को बोला था P2, ये वायर है आपका P1, इसमें करंट था आपका I1, इसमें करंट था आपका I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। यहां से बोलेंगे कि इस वायर P2 के अंदर मैग्नेटिक फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होएगा तो कौन सी शेप में होगा, तो यहां से वापस बोलेंगे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सर्कुलर फॉर्म में बोलेंगे तो इस साइड से बाहर निकलेगा, जिसका डायरेक्शन क्या है आपका परपेंडिकुलर अपवर्ड, जिसको बोलते हैं V2 वेक्टर। वायर P2 में करंट I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ आपका B2 वेक्टर। इस B2 वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कारण P1 वायर के ऊपर फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे F2 वेक्टर। F2 वेक्टर यहाँ से लिखा था बनने की इनफाइनाइट लेंथ के वायर के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। फिर इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर P2 वायर के कारण अगर बोल रहे हैं अपन तो B की जगह पुट करेंगे V2, I1 की जगह पुट करेंगे I2। इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद में मैक्सिमम फोर्स है आपका ILB, तो मैक्सिमम फोर्स वायर P2 के कारण वायर P1 के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, F की जगह कितना पुट करेंगे F2, I2 की जगह I1, और किसके कारण हो रहा आपका B2 वेक्टर के कारण, तो B2 वेक्टर के कारण हो गया आपका F2 इक्वल टू I1 LB2। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये आएगा आपका I1 L सेम टू सेम, और B2 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई डी। यहाँ से L को इस साइड में लेंगे तो फॉर्मूला आएगा आपका वापस कितना, वापस फॉर्मूला आएगा F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई डी। इक्वेशन नंबर 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। अर्थात दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के कारण एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इक्वल अप्लाई होता है, और कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी।
फिर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन सेम हो तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन। तो यहां से लिख रहे हैं अब हम, इफ करंट फ्लो इन बोथ वायर्स in same direction, then both are attract each other। यहां से बोल के चल रहे हैं कि इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा था इधर, इस वायर के ऊपर लग रहा था इधर। यदि करंट का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में बात करें कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो होगा तो उस टाइम ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, देन रिपेल ईच अदर। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में अगर सेम रहेगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है तो उस कंडीशन में दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके बाद में एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं कि जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन। यहां से लिख रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन 1 नंबर के अंदर आपको पूछता है। यहां से लिखेंगे, वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स इज, दोनों का सेम है कितना, F1 अपॉन में L इज इक्वल टू F2 अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई b। दोनों के कारण एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसको यहाँ से लिख देते हैं कि फोर्स अपॉन में लेंथ पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। यहां से बोल रहे हैं कि इफ I1 का वैल्यू कितना हो I2 के इक्वल और इनका वैल्यू कितना हो 1 एम्पियर के इक्वल। यहां से बोल रहे हैं कि I1 I2 दोनों का वैल्यू कितना हो 1 एम्पियर हो, और स्मॉल d का वैल्यू कितना हो, स्मॉल d का वैल्यू 1 मीटर हो, स्मॉल d का वैल्यू कितना हो 1 मीटर। तो उस कंडीशन में जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, F अपॉन में L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 का वैल्यू 1 I2 का वैल्यू 1 अपॉन में 2 पाई और D का वैल्यू भी कितना 1। कैलकुलेट जब करेंगे तो F अपॉन L इज इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू पुट करने पर आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 2 पाई की अगर बात करें तो 2 पाई का 2 पाई। कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका F अपॉन L इज इक्वल टू F अपॉन में L इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7। F न्यूटन फोर्स है तो न्यूटन, लेंथ है तो मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स आया आपका पर यूनिट लेंथ के ऊपर। अब इस क्वांटिटी को और इन क्वांटिटी को एक साथ लेकर स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन लिखना है। यहां से बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन का स्टेटमेंट होगा आपका, करंट का वो वैल्यू जिसके कारण दो पैरेलल वायर्स जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो के पर यूनिट लेंथ के ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स अप्लाई होता है, उस करंट को बोलेंगे अपन 1 एम्पियर। इसका डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इसका डेफिनेशन आएगा आपका, द वैल्यू ऑफ
करंट बाय which मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ two parallel wires placed apart 1 meter distance is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter is called 1 एम्पियर। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एम्पियर का डेफिनेशन कि करंट का वो वैल्यू जिसके कारण दो पैरेलल वायर्स जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स अप्लाई होता है, तो उस करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।